नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ध्येय लॉ के इस नए एपिसोड में, जहां पर हम मौलिक अधिकार दैट मीन्स इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन which you cannot ignore. So without any delay, what we are going to do is we are going to start with the previous year question papers which are on the topic of fundamental rights. मौलिक अधिकारों के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर चलिए हम बात करते हैं. देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है. I am reading out the question. The question says that the definition of state under Article 12 of the Constitution applies to. यहाँ पर आप सभी लोगों ने मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन 1 को आप अटेम्प्ट करिए. क्वेश्चन 1 आपसे कह रहा है द डेफिनेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में परिभाषा दी गई है, और ये जो स्टेट का जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेट की परिभाषा है आर्टिकल 12 में, ये किन किन पार्ट्स पर अप्लाई होगी. सो ऑप्शन ए इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी आपके पास है ओनली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक इसी प्रकार से ऑप्शन सी है ओनली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट ए. हमें मालूम है आर्टिकल 12 जो है वो क्या करता है, स्टेट को डिफाइन करता है फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक इसी प्रकार से पार्ट 4 जो डीपीएसपी को डील करता है, दैट मीन्स दिस पार्ट डील्स विद द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसके लिए भी स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर जो दी गई है वो क्या है, आर्टिकल 12 के कंटेक्स्ट में सेम उसी डेफिनेशन को रेफर करने की बात की गई है. सो विदाउट एनी कंफ्यूजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन इज प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स गिवन इन. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का जो सिद्धांत है उसको कहां पर कह सकते हैं डिफाइन किया गया है या उसका उपयोग कहाँ किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है. देखिए ऑप्शन ए है आर्टिकल 13 दैट इज लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन बी है आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑप्शन सी इज आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. एंड ऑप्शन डी इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के साथ है? तो यहां पर विदाउट एनी कंफ्यूजन इसका सीधा संबंध क्या है, आर्टिकल 13 के साथ है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. विल मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन. ओके, and the third question says that article 14 does not encompasses. यहां पर फिर से मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, दैट इज बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़ना है. अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है, आर्टिकल 14 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 14 से रिलेटेड ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, आर्टिकल 14 डज नॉट इनकम्पासेस. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या इंक्लूडेड, जो आपके नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आर्टिकल 14 के साथ एसोसिएटेड नहीं है. ऑप्शन ए इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑप्शन बी इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ऑप्शन सी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन. एंड ऑप्शन डी इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. तो यहां पर आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की करता है, ये सही कॉन्सेप्ट है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन की बात करता है. सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. दैट इज ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड कह सकते हैं प्रोविजन है. इसका सीधा संबंध क्या है, अनुच्छेद 21 से है. सो हमारा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका ऑप्शन है आर्टिकल 14 से कनेक्टेड नहीं हो रहा है. सो इस वजह से आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा. चलिए, होप कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे. ये डिफरेंट स्टेट कमीशन के द्वारा सवाल पूछे जा चुके हैं. दैट मीन्स दीज क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय डिफरेंट कमीशंस. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
to know these question, and it's not only we should know the question, we should also know the right answer of the question. Okay, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वॉज द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इंट्रोड्यूस बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट इज सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के बाद से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है. आपके लिए यहां पर ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत. ऑप्शन बी इज एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ऑप्शन सी इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकई दुरई राजन. ऑप्शन डी इज टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फिर से मैं एक बार आपके लिए प्रश्न पढ़ दे रहा हूं. यहां पे प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उस जजमेंट के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए संविधान में जो है संशोधन होता है. तो निम्नलिखित इन चारों ऑप्शन में से किस केस के बाद जो है भारतीय संविधान में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया? ऑप्शन आपके पास फिर से है, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत. बी है एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ऑप्शन सी इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकई दुरई राजन. ऑप्शन डी इज टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी लोगों को मालूम है, यहां पर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकई दुरई राजन के बाद जो है आर्टिकल 15 में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां किया जा रहा है ये भी बता दे रहा हूं. आर्टिकल 15 में जो है संवैधानिक संशोधन किया गया. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के क्या है उत्तर को देना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्रीमी लेयर रूल एक्सक्लूडिंग द वेल प्लेस्ड मेंबर ऑफ अ कास्ट फ्रॉम रिजर्वेशन वाज फर्स्ट लेड डाउन इन द केस ऑफ. तो यहां पर आपके लिए फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्रीमी लेयर से रिलेटेड है. इस सवाल का संबंध किससे है? क्रीमी लेयर के कह सकते हैं टॉपिक से है. क्रीमी लेयर रूल एक्सक्लूडिंग द वेल प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ अ कास्ट फ्रॉम रिजर्वेशन वाज फर्स्ट लेड डाउन. पहली बार किस केस में क्रीमी लेयर के बारे में बात की गई है? साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही कह रहा है. ठीक है, ऑप्शन ए इज अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Second option is Menka Gandhi versus Union of India. Option C is Indira Sahni versus Union of India. And option 4 is Minerva Mills versus Union of India. तो क्रीमी लेयर का संबंध जो है यहाँ पर C, that is इंदिरा साहनी के केस से है. सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ? C हो गया. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? प्रश्नों को सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, so that you gain confidence when you are reading different topics. Okay, now question number 6, again a very easy question. Article 17 of the Indian Constitution deals with, देखिए अनुच्छेद 17 के ऊपर सीधा सवाल पूछ लिया गया है. अगेन आर्टिकल 17 एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर पूछा जा रहा है आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? एजुकेशन से, हेल्थ से, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और फूड गारंटी. एकदम आसान सा प्रश्न है. कई बार इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आपको कमीशन के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं. आर्टिकल 17 का सीधा संबंध यहां पर क्या है? अनटचेबिलिटी से. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कई बार इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी का जो प्रोविजन है ये भारतीय संविधान में कहां परिभाषित है. तो मेरे सभी एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड. इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है. ये जो है प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा. कई बार जो है आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं और क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक जिसको कहा जाता है. तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन तो है, लेकिन आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है. इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है? नॉट डिफाइन. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन कहां है संविधान में, तो कहीं नहीं है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के भी प्रश्न आपको क्या है आपके एग्जाम में मिल सकते हैं. चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फंडामेंटल फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू, दैट इज अगेन यहां पर जो प्रश्न है वो है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 को ध्यान में रख के ये सवाल पूछा जा रहा है। सो आर्टिकल 19 को आपको ध्यान में रखना है इस सवाल को करने से पहले। और सवाल कह रहा है कि जो आर्टिकल 19 है ये किसको अवेलेबल है? आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू whom? Option A is citizen of India, option B is citizen of India and foreigners, option C is both A and B, option D is foreigners living in India। बेहद सरल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने क्या है रिवीजन सही किया होगा तो इस प्रश्न को बिना किसी कह सकते हैं हड़बड़ाहट के, बिना किसी गलती के आप कर ले जाएंगे। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 जो है ये किसको दिया गया है? आर्टिकल 19 में जो है, पहले तो सब्जेक्ट मैटर की बात कर लिए, तो आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स की फ्रीडम्स दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 का जो संबंध है वो क्या है? 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स है, 6 तरीके की फ्रीडम्स के बारे में आर्टिकल 19 बात करता है। और यहां से अगर आप रिलेट करेंगे तो ये आजादी किन की बात की जा रही है? भारत के नागरिकों की। सो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। द करेक्ट आंसर इज option A, that is citizen of India, that is article 19 is only available to citizen of this country। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हमें पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 8 को पढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution is related to doctrine of self incrimination? यहां पर अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बात करते हैं। यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर और ऑप्शंस हैं आपके पास आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 22, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो आपके पास 4 जो है ऑप्शन है। सवाल यह है कि भारत के किस अनुच्छेद, दैट इज फ्रॉम विच आर्टिकल डज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन फ्लोज, कहां से इसका सीधा संबंध है? तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और उसका जो है सब क्लॉज 3। अनुच्छेद आर्टिकल 20 में 3 तरीके के जो है कह सकते हैं थीम्स हैं। 20 आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे 3 थीम्स की बात की जा रही है। यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपार्डी की बात की जा रही है, यहां पर आपका अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में जो है एक्सेसिव पनिशमेंट से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आपको सेल्फ इंक्रीमेंट, दैट मीन्स आप अपने अगेंस्ट जो है एविडेंस नहीं देंगे। तो ये 3 कह सकते हैं राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो यहां पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अपने 9वें प्रश्न की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अवेलेबल टू एनी पर्सन, नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन, नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आपका ये जो प्रश्न है ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को रिकॉल करना है, उसको रिवाइज करना है। आर्टिकल 21 क्या गारंटी दे रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 21 जो है, इस राइट को किसके अगेंस्ट आपको ये दिया जा रहा है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 ये राइट किसको डिक्लेयर कर रहा है? हमारे संविधान में ये अनुच्छेद किसको दिया जा रहा है? ये राइट किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन 1 इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑप्शन बी इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, ऑप्शन डी इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन, ऑप्शन डी इज नॉट अवेलेबल टू पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो यहां पर ये जो अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है, वो किसके लिए है? किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन। जब आप एनी पर्सन की बात करते हैं तो यहां पर नागरिक भी आ जाता है इस पर्टिकुलर डोमेन में। इसमें जो है हमारे जो फॉरेनर्स हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड, ओके। इसमें जो है लीगल बॉडीज वो भी कवर हैं, लीगल
एंटिटीज जिनको कहते हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कवरेज। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए, दिन का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल है आपके स्क्रीन पर, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजेस? दैट मींस इस केस लॉ या इस केस को डिसाइड करने के लिए कितने जजेस की बेंच बैठी थी? तो ऑप्शन ए इज 9 जजेस। इस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए 9 जजेस की बेंच बैठी थी। अ बेंच ऑफ 7 जजेस, अ बेंच ऑफ 11 जजेस और अ बेंच ऑफ 5 जजेस। इस बात को ध्यान रखेंगे। सवाल है, के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कितने जजेस की जो है बेंच बैठी थी? यहां पर आपके सामने प्रश्न है, 9 जजेस, 7 जजेस, 11 जजेस और 5 जजेस। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो है 9 जजेस की बेंच। ओके, अभी रिसेंटली के एस पुट्टस्वामी का जो है इनका निधन हो गया है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के आने वाले कह सकते हैं कमीशंस के क्वेश्चंस में, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि जब कभी भी 5 या 5 से अधिक जजेस किसी मामले की सुनवाई कहते हैं या करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बेंच को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है ऐसा कोई भी मामला जिसमें 5 या 5 से अधिक जजेस जब बैठते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं, तो उस बेंच को हम कहते हैं बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की संज्ञा दी जाती है। सो सभी स्टूडेंट्स, अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि ये नया इनिशिएटिव ध्ये लॉ का आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सो काइंडली लाइक दिस चैनल और अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है ये वीडियो जो है जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।